हेलो एवरीवन, काजल दी इज़ बैक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। और इस वीडियो में हम देख रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे इस चीज़ को लेकर के कि काजल दी अभी से मैं अपना स्ट्रैटेजी क्या रखूँ या मेरे को क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू माय माइंडसेट फॉर माय प्रेपरेशन। मेरे को किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर मैं कहीं से लेक्चर कर रहा हूँ, लेक्चर कर रही हूँ, कितना रिविजन करना है, कितनी एनसीईआरटी को फोकस करना है, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपके डाउट्स हैं। और काजल दी का फेवरेट टॉपिक कि काजल दी में अपना माइंडसेट और जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें हैं, स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मैं अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करूँ ताकि जो आने वाली टाइम का जर्नी है वो मेरे लिए थोड़ा सा लिटिल बिट ईजी हो सके। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कैन आई क्रैक का आंसर मैं आपको नहीं दे सकती, वो आप खुद को दे पाएंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो के बाद आपको डायरेक्शन ज़रूर मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि काजल दी नाउ आई नो कि मुझे क्या करना है। ठीक है, आपको जो सबसे पहला काम करना है ना, वो आपको प्रॉमिस एक चीज़ करना है कि काजल दी, आई प्रॉमिस माई सेल्फ, आई अश्योर माई सेल्फ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ना मैं अपना बेस्ट शॉट दूंगा, मैं अपना बेस्ट शॉट दूंगी। क्योंकि आपके हाथ में, मेरे हाथ में, किसी भी इंसान के हाथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है किडो, वो है हमारा हार्डवर्क, वो है हमारा अपना कर्म। चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेहनत हो, 12-12 घंटे पढ़ना है, 15-15 घंटे पढ़ना है, या वो मेंटल लेवल पे एक अनशेकेबल अनस्टॉपेबल माइंडसेट रखना है। दोनों ही कर्म है, आपका माइंडसेट भी आपका कर्मा है। तो हमको एक चीज़ प्रॉमिस करनी है खुद से, वो ये कि काजल दी मैं अपना बेस्ट शॉट दूंगा, ना कि ओनली इन टर्म्स ऑफ हार्डवर्क बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ माई माइंडसेट। ये माइंडसेट मुझे अपना आने वाली प्रेपरेशन की जर्नी में कैसे रखना है। देखो, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 60 डेज़ के आसपास बच गए हैं। ठीक है, 60 डेज से थोड़ी ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ 60 डेज़ के आसपास आपके पास बच गए हैं। इसमें आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि आपका पहला और अल्टीमेट फोकस होगा आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, हमको एनसीईआरटी रट डालनी है, बस सीधी सी बात है, रट लेनी है एकदम। पर काजल दी, जितनी आसानी से आप बोल रहे हो उतनी आसानी से पॉसिबल थोड़े हो पाता है। एक बात समझा, तो हमने शुरू से, मतलब पिछले साल से, किसी ने 2 साल से, किसी ने 5 साल से जो प्रेपरेशन की है, वो हमने इतने लेक्चर्स देखे। क्यों? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी सिंप्लीफाई हो जाए। एनसीईआरटी लेक्चर देखने का मतलब क्या है, हमको याद तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी करनी है। तो आपने एनसीईआरटी ऑलमोस्ट करके रखी है, बस आपने एक बार रीड नहीं किया। उसमें भी कुछ एनसीईआरटी हैं जो बहुत मैंडेटरी है, आपको रीड करना, याद करना, और कुछ का अगर आपको कॉन्सेप्ट भी आता है वो मोर देन सफिशिएंट है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरा आपके पास जो रिसोर्स होना चाहिए वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में 2015 के बाद, कुछ लोगों को डाउट है काजल दी 2012 के बाद कर ले, क्या कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2015 रीज़न, क्योंकि 2015 में हमारा AIPMT और स्टेट PMT हट करके नीट का एग्ज़ाम बना था। तो 2015 के बाद इसके अलावा हमारे पास JEE मेंस की किताब होनी चाहिए, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन ज़रूरी नहीं है। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा कहीं भी, किसी भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, 2021 के बाद के जितने भी JEE मेंस की PYQ है वो आप JEE मेंस के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। फिर आपके पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्जाम्पलर। हमें एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चंस है, सिंस उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही काफ़ी कम है, बट उसके क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ करके आते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि काजल दी जो क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं सेम टू सेम उठ करके आ जाए, तो इससे बढ़िया तो क्या ही चीज़ चाहिए, राइट। फिर आपके पास चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने नोट्स के जो लेक्चर है, खुद से बनाए हुए लेक्चर के नोट्स। ठीक है, ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, 4 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है या रिसोर्सेज है जो हमको आने वाले अगले 60 डेज में यूज़ करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आपको ना सोने का और उठने का टाइम फिक्स रखना है और अपना डाइट ठीक रखना है। बस ये 2 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सोने का टाइम फिक्स हो जाता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली लाइफ के बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट जो स्किल है वो मास्टर हो जाते हैं। रीज़न होता है क्योंकि ना कभी हम 10 बजे सो रहे हैं, आज मैं ज़्यादा पढ़ना चाह रहा हूँ काजल दी तो मैं 2 बजे तक जग गया, कभी हम 4 बजे सुबह सो रहे हैं, तो बॉडी का जो सर्कैडियम रिदम है, जिससे बॉडी एक टोन में काम करती है, एक फ्रीक्वेंसी में काम करती है, वो खराब हो जाता है। तो हमको सोने का टाइम फिक्स करना है कि काजल दी मैं अगर 2 बजे सोता हूँ ना तो मैं 2 बजे सो जाऊँगा। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर मैं तुमको बॉडी फिजियोलॉजी के हिसाब से बताऊँ, वो ये है कि अगर पॉसिबल हो ना तो 10 से 1 रात का जो टाइम है इसमें सो एनी हाउ, मतलब कोशिश करो। क्योंकि क्या होता है ना, लिवर डिटॉक्स के लिए ना हमारे पास 10 से 1 वाला काम, सोने का टाइम बहुत ज़रूरी है। लिवर सिर्फ 10 से 1 के ड्यूरेशन में ही डिटॉक्स हो सकता है, और हमारा लिवर डिटॉक्स नहीं होगा तो लेथार्जी, टॉक्सिक का एक्यूमुलेशन, वो टॉक्सिन ब्रेन में भी जा सकता है। इसीलिए कोशिश करो, अगर नैप जैसा भी ले सकते हो कि काजल दी मैं 3 घंटे सो जाता हूँ अभी, ताकि बॉडी को भी रेस्ट में हो जाए, मैं भी थोड़ा सा रिजिवनेट हो जाऊँ, फिर वापस उठ के दोबारा पढ़ लूँगा। तो 10 से 1 वाला जो टाइम है रात का, उसको ज़रूर इंक्लूड करो अपने सोने वाले रूटीन में। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपको गाइड करूँ तो बायोलॉजी के लिए जब आती है, तो बायोलॉजी में हमारे पास एनसीईआरटी मैंडेटरी है।
मस्ट है, मतलब इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप बायो के हर चैप्टर के लिए वन शॉट करोगे, हर चैप्टर के लिए, मतलब कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो वो जेनेटिक्स हो सकता है, तो आप जेनेटिक्स के लिए क्या कर सकते हैं, जेनेटिक्स के लिए आप लेक्चर देख सकते हैं डिटेल। बाकी आपको यूजुअली किसी भी ऐसे चैप्टर की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वन शॉट के अलावा कहीं जाए, और खासकर जो फर्स्ट वाला यूनिट है उसमें तो आपको सिर्फ याद करना है, वन शॉट देखो और बार बार याद करो। अब कुछ लोग ऐसा लगता है कि कायदे मुझे याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो वही लेक्चर को बार बार 2x की स्पीड पर लगा के सुनते रहो। एक टाइम के बाद तुम्हारा जो वो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्शियस को बाईपास करके सबकॉन्शियस तक चला जाएगा, तुम बिना एफर्ट्स के तुम्हें वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। एक चीज़ जो हमको याद रखनी है कि जब तक मैं ये नहीं मानता काजल दी कि मैंने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ रखी है, 15 बार पढ़ रखी है, तब तक मैं अपने आप को कंसिडर नहीं करूँगा कि मैंने बायो पढ़ी है। इतना सा अगर आप 10 बार एनसीईआरटी अभी से लेकर के अगले 60 डेज तक पढ़ सकते हैं तो ट्रस्ट मी आप बायो में 350 स्कोर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवन जिसने लास्ट 75 डेज में 355 स्कोर किया बायो में, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे। मतलब मेरा ऐसा कोई कोचिंग का मॉड्यूल नहीं था, मैंने अपने सिलेक्शन के टाइम पे कोई कोचिंग नहीं लिया था। तो आप अगर एनसीईआरटी 10 से 15 बार पढ़ सकते हैं तो आप 350 तक स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो माइंड है वो नर्वस नहीं हो एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब हमको कोशिश करना है कि हम 4 से 5 चैप्टर्स रोज कर सकें, रोज़। अब कुछ लोग को इनिशियली दिक्कत होगी, 2 चैप्टर से स्टार्ट करो, पर 2 चैप्टर रोज करो, लेक्चर देख करके नहीं। अगर नोट्स है नोट्स रिवाइज करके, नहीं तो एनसीईआरटी रीड करके 2 चैप्टर से स्टार्ट करो। कोशिश करो कि एक हफ्ते तक रोज दो चैप्टर पढ़ूंगा काजल दी, अगले हफ्ते से उसको या तो 2.5 चैप्टर्स कर दूंगा या 3 चैप्टर्स कर दूंगा, फिर उसके नेक्स्ट वीक से 3 चैप्टर्स करूंगा। इससे ना मैं मल्टीपल टाइम बार सेम इन्फॉर्मेशन को जब रिकॉर्ड करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो हमारे लिए ना, हमारे ब्रेन के लिए वो इतना फेमिलियर हो जाएगा ना कि जब वो क्वेश्चन आएगा तो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि काजल दी यार ये तो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया, ये तो मैंने पढ़ा था पर अब मेरे को बिल्कुल भी पिक्चर वो नहीं हो पा रहा, दिमाग में नहीं आ पा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो कि अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो कोशिश करो कि उन नोट्स को कलर कर लो, मतलब हाईलाइट कर लो। इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए कोड रख लो कि काजल दी अगर मैं पिंक कलर से कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ब्लू कलर से कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ दिस इज़ इंपॉर्टेंट, अगर नहीं हाईलाइटेड है तो मैं उसको थोड़ा सा स्किप करके जा सकता हूँ। इससे होगा क्या कि जो विजुअल मेमोरी होती है वो फार बेटर और फार पावरफुल है देन हमारा जो ऑडिटरी या जो हम सुन के या बोल करके रिवाइज करते हैं। तो अगर हमारे पास पेपर जो है मेरे नोट्स का, अगर वो मेरे दिमाग में वैसे का वैसे छप जाए कि अगर ये ब्लू कलर का नोट्स है, ब्लू कलर का हाईलाइटेड है, तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं एग्जाम हॉल में आइज क्लोज करके देखूंगी ना तो मुझे वो पूरा का पूरा पेपर है, वो ब्लू पिंक जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट वाले लाइन है वो मेरे दिमाग के सामने आ जाएगा, मेरे को एफर्ट्स कम लगेंगे। तो एक आप विजुअल मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखो फोटोग्राफ, डायग्राम, समरी जितने भी एनसीईआरटी के हैं हर चैप्टर का हमको पढ़ना है। हमको उस फोटोग्राफ के नीचे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है ना, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक जगह नोट होना चाहिए। जैसे कि एक मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सेम में बताया था कि ओजोन होल है, ओजोन डे है ना। तो ओजोन डे कब मनाते हैं, एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में लिखा हुआ था, मतलब इकोलॉजी में मिड ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, मतलब सितंबर और अक्टूबर के बीच वाले दिनों में हम मनाते हैं ओजोन डे। और ये क्वेश्चन हमारे एम्स के PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा एक डाउट रहता है काजल दी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी के जो हमारे पास एग्जाम्पलर है वो कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा हम PYQ करेंगे, और ऐसे नहीं कि काजल दी एक बार कर लिया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे नहीं होता कि अच्छा मान लो कि एक सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं रिलेटेड टू, अब तो टेक्सोनॉमिकल एड नहीं है लेकिन हम फिर भी एक कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सोनॉमिकल एड्स है, उसके ऊपर ना की के ऊपर क्वेश्चन है, तो सिर्फ मुझे मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो गया ये मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। एस्पेक्ट ये है कि जब अगर मुझे की से रिलेटेड क्वेश्चन मिला तो की में एनसीईआरटी के कुछ 4-5 हेडिंग्स दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए जो मुझे याद होना चाहिए कि लीड क्या होता है ना, 2 ऑपोजिट जो हमारे स्टेटमेंट है वो क्या है, की के बारे में और क्या खासियत लिखा है काजल दी, की के पीछे वाले पेज में क्या क्या दिया हुआ है, कैटलॉग दिया है और जो भी चीज़ें दी है, तो वो मुझे एक बार मेरे दिमाग में एकदम क्विक रिकॉल हो जाए, ताकि ना मेरा पूरा का पूरा चैप्टर वो जो पोर्शन है टेक्सोनॉमिकल एड वाला वो 5 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाए, ठीक है। ऐसे हमको लेना है। अब लेक्चर की बात करें तो बहुत सारे लोग उम्मीद को फॉलो कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। जिन्होंने लेक्चर ऑलरेडी ले रखा है, जिनको बायोलॉजी ऑलरेडी आती है, दोबारा लेक्चर मत देखो। और अगर ऐसा लग रहा है कि काजल दी स्किप हो जाता है, भूल जाता हूँ, बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया है, तो आप ऑलरेडी जो आपके लेक्चर है उसको आप 2x की स्पीड पे लगा के सुन सकते हैं, ठीक है। 2x की स्पीड पे लगा के सुन लो और उसको बार बार सुनते रहो, ताकि आपके ब्रेन के लिए वो टर्म, वो चैप्टर, उसके रिलेटेड क्वेश्चन फैमिलियर हो जाए। बाकी नोट्स मत बनाओ, लिखो मत बार बार, क्योंकि एग्जाम से 5 दिन पहले रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। लिखो सिर्फ वही जो बायो के शॉर्ट नोट्स के टर्म्स में आती है, जो
लाइन, जो स्टेटमेंट, जो पैराग्राफ, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, वही मेरा शॉर्ट नोट है कि काजल दी मुझसे ना की का वो पिछली बार ना वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था, मुझसे 1.7 मिलियन है कि 1.7 से 1.8 मिलियन है कि बिलियन है, यहाँ गलत हो गया था। तो ये आपका शॉर्ट नोट है। इसके अलावा पूरा चैप्टर आपका शॉर्ट नोट नहीं है, बनाना ही नहीं है, क्योंकि हमको एग्जाम से एक दिन पहले कॉन्फिडेंस चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि काजल दी 400 पेज की किताब कैसे रिवाइज करूँ। तो इसलिए हमारे शॉर्ट नोट सिर्फ वही होंगे जो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी राइट नाउ, या चांसेस है कि मैं ये चीज़ फ्यूचर में भूल जाऊँगा, बिकॉज वो न्यूमेरिकल है, उसको मैं बार बार फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं किया है मैंने उस चैप्टर का, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, वो हार्मोन है, वो एंजाइम है, तो वो आपके शॉर्ट नोट होंगे। अब मैंने जिनको फॉलो किया था वो बॉटनी में ऋतु मैम थी, जोलॉजी में सीप मैम थी, और एनसीईआरटी हाइलाइट्स के मैंने कुछ ही चैप्टर्स देखे थे, वो गरिमा मैम के लेक्चर्स थे। आप कौन कौन से बायो के टीचर से कर रहे हो बताओ कमेंट सेक्शन में। अब इसके आता था मेरे पास बायो के लिए रिवीजन के लिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 80% जो चीज़ें हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर मैं आपको फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर बोलूँ या रेस्पिरेशन वाला चैप्टर बोलूँ तो आपको 80% चीज़ें आती हैं, एक ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट आपको आती है। कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो कि काजल दी मैं ना ईटीसी का जो फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 वाला जो पूरा का पूरा नाम है, जो एंजाइम से, वो भूल जाता हूँ। तो उस पर्टिकुलर का जो एंजाइम है, उस पर्टिकुलर ईटीसी के साइकिल के जितने भी 5 एंजाइम्स है, 4 एंजाइम्स है, वो आपके लिए 4 फेज़ है, वो आपके लिए शॉर्ट नोट है। बस वही आपके लिए शॉर्ट नोट्स है। टोटल एटीपी कितने हैं ये आपका शॉर्ट नोट है। टोटल किस चैप्टर में कौन से वैल्यू में कौन सा न्यूमेरिकल है काजल दी, ये शॉर्ट नोट है। इससे अलावा कोई शॉर्ट नहीं। तो 10% चीज़ें या 20% चीज़ें जो आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए, या ये मेरे लिए आज फैमिलियर नहीं है पर एग्जाम में पूछा हुआ पोटेंट क्वेश्चन है, वो हमारे लिए शॉर्ट नोट का काम करेगा। नाउ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स, एक लेक्चर का सोर्स, पर उसको 10 बार करना हमारा काम है। दैट्स इट। हमको 10 लेक्चर का सोर्स नहीं करना कि हो सकता है सीप मैम ने, जैसे मैंने जब पढ़ा था तो सीप मैम ने अगर मैं काजल दी जोलॉजी पढ़ाई है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मैम का कुछ इन्फॉर्मेशन कम रह गया हो, या मैम ने ये टॉपिक स्किप कर दिया हो, या मैम ने आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। तो आप जिन भी मैम जिन भी सर से कर रहे हैं, ट्रस्ट मी उन्होंने आपको मोर देन सफिशिएंट पढ़ा है। अगर उनको पता लग रहा है ना कि 100% पेपर एनसीईआरटी से बन रहा है तो वो 110 का ही पढ़ा करके चल रहे हैं। कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी मैम सर वो 90% कभी नहीं पढ़ाते। तो हैव दैट ब्लाइंड फेथ ऑन योर प्रोफेसर, ऑन योर टीचर, कि उन्होंने आपको मोर देन सफिशिएंट पढ़ा दिया है। नाउ बात करते हैं केमिस्ट्री की, जो कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है, बट केमिस्ट्री इज़ दी ईजीएस्ट सब्जेक्ट। रीज़न है क्योंकि फिजिक्स के बीच का आता है, फिजिक्स और बायो के। तो सबसे पहला जो मैंने आपको माइंडसेट से रिलेटेड चीज़ बताई थी, अभी तक मेरे लिए, आपके लिए, जिनके लिए भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, फार्मा, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री, जो सब्जेक्ट हमारे डिफिकल्ट रहा है, वो डिफिकल्ट रहने का रीज़न है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट उसके अगेंस्ट है। हमारा माइंड जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो उसको रेजिस्ट करता है, क्योंकि हमारे माइंड में जो थॉट प्रोसेस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के, वो सही नहीं है। तो हमको कभी भी ऐसा लग रहा है कि काजल दी ये वाला चैप्टर इज समथिंग दैट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी और आई डोंट लाइक टू स्टडी इट एट ऑल, बिकॉज ऑफ कुछ भी रीज़न हो सकता है, बिकॉज ऑफ वो बोरिंग है, वो डिफिकल्ट है, उसके न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, उसके रिएक्शन याद रखो। तो आपको 5 मिनट का टाइमर लगाना है उस चैप्टर से पहले, और बार बार अपने ही ब्रेन को समझाना है कि नहीं, जो मैंने आपको स्टोरी कल तक बताई थी कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, वो अब कल तक था, आज से ये चैप्टर मेरे लिए ईजी है। इनिशियली आपका ब्रेन बोलेगा चल कल तक तो कुछ और बोल रहा था, आज कैसे बदल गया। फिर आपको आपके ब्रेन को समझाना है कि नहीं, मेरे लिए चैप्टर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बोल दिया, मेरे लिए चैप्टर इजी है, मेरे लिए चैप्टर बहुत इजी है, मुझे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, मुझे इस चैप्टर का सारा फार्मूला बनता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि एक हफ्ते में लिटरली जो आपका रेजिस्टेंस 100% था उस चैप्टर को लेकर के, वो 70 पे आ गया, वो 30 पे आ गया, फिर वो 0 पे आ गया। और मैंने बहुत सारे किडों के साथ ट्रायल किया, चैप्टर वाइज क्या, एक का मुझे भी याद है, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को लेकर के उसको बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस था, बट नाउ शी इज़ हैप्पी विद एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। द रीज़न इज, ऐसा कुछ नहीं किया आपने सिर्फ अपने माइंडसेट को बदला, उस चैप्टर को देखने का नज़रिया बदला। तो सबसे पहले तो आप हर चैप्टर को देखने का नज़रिया बदलो। ये काजल दी सिलेबस में है तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो मैं हंस के पढ़ूँ या रो करके पढ़ूँ। रो करके पढ़ने में तो मैं पढ़ूंगा भी तो शायद दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, दिमाग में लग रहा है क्यों पढ़ रहा हूँ यार, क्या लॉजिक है, क्या सीन है, क्या मतलब है इसका। इससे बढ़िया है कि हम उस चैप्टर के लिए अपने ब्रेन को, अपने माइंडसेट को, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रिपेयर करें कि नहीं यार, ये चैप्टर आसान है यार, ये चैप्टर कब से डिफिकल्ट हो गया, ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, और ये तो बायोकेमिस्ट्री का बेसिस है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप 5 मिनट का टाइमर लगाएंगे, खुद से ये कॉन्वर्सेशन करेंगे, जैसे आप किसी जूनियर को बता रहे हैं या आप किसी फ्रेंड को बता रहे हैं जो आपसे पूछ रहा है कि यार तू ऑर्गेनिक में इतना अच्छा स्कोर कैसे करता है, तो आपको बताना है, ठीक है ना। लेक्चर की बात करें, मैंने वीटी सर के लेक्चर्स किए थे,
ठीक है। आप पंकज सर के भी लेक्चर्स कर सकते हैं, जिनके भी आप लेक्चर कर रहे हैं आप उनके लेक्चर कंटिन्यू करो, बस लेक्चर को 5 बार रिवाइज करना है। लेक्चर को 5 बार आप रिवाइज करते, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब जो 12th का पोर्शन है ना, वो पूरी तरह से आप वन शॉट से कर रहे होंगे, पूरी तरह से वन शॉट से 12th का पोर्शन। और जो 11th का पोर्शन है उसके लिए आप वन शॉट लेक्चर्स नहीं देखेंगे। 11th के पोर्शन के लिए आप डिटेल लेक्चर में जाएंगे, और जो 12th का पोर्शन है उसको आप पूरी तरह से कंप्लीटली वन शॉट के थ्रू करेंगे। आई होप यू गॉट इट। अब जैसे हमने ना बायो में एक चीट शीट बनाई थी कि जो मुझे लाइन नहीं आती, जो पैराग्राफ नहीं आता, जो क्वेश्चन नहीं आता, दैट इज चीट शीट फॉर मी इन बायोलॉजी। सेम हमको करना है केमिस्ट्री के लिए, बट केमिस्ट्री के लिए जो मेरा शॉर्ट नोट की कॉपी होगी काजल दी, आप जो पन्ने होंगे उसमें ना मुझे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जितने भी नेम रिएक्शन या जितने भी रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, एग्जाम्पलर में पूछा गया है, जेईई मेंस पूछा गया है, उसके रिएजेंट, उसका रिएक्टेंट क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास लिखा होना चाहिए। और अगर उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको बताया गया है कि जैसे डाइक्लोरोकार्बिन है, डाइazोट सॉल्ट है, जो भी अगर आपको बताया गया है तो आपको वो रिएक्टेंट का नाम आपको लिखना है, और ऐसे आपकी कॉपी प्रिपेयर होगी। इसके लिए आपको कोई अलग से हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लेक्चर ले रहे हैं, आप लेक्चर लेते टाइम आपने 50 पन्नों का नोट्स बनाया, वो आप 50 पन्ने एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ पाएंगे, और नहीं पढ़ पाएंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए हमको क्या करना है कि काजल दी 50 पन्नों के लेक्चर में मुझे इसको कंसोलिडेट करना है इन 2 पेजेस या 3 पेजेस, और कोशिश करना है कि उस 3 पेजेस को मैं फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर सकूँ, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट काम, अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छी करनी है, मतलब जिनके लिए अभी ये वीक सब्जेक्ट में आता है, आप कोशिश करो रोज़ 20 से 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की और रिएक्शंस प्रैक्टिस करने की। रोज़ आदत डाल लो कि 30-30 रिएक्शन काजल दी मैं रोज़ लिखूँगा, रोज़ लिखूँगी 30-30 क्वेश्चंस, 30-30 रिएक्शंस, 30-30 कन्वर्जन्स मैं रोज़ करूँगा, भले इनिशियली देख करके करना पड़े। तो अगर आप 30 क्वेश्चंस या 30 रिएक्शंस भी रोज़ कर रहे हैं, इनटू अगर 60 डेज करें तो आप बहुत सारा रिएक्शन कर चुके होंगे। ये आपको करना है। और अगर हो सके ज़्यादा रिएक्शन करने की जगह आपको, अगर मान लो टोटल मुझे काजल दी 100 रिएक्शंस करने या 500 रिएक्शंस करने, तो मुझे फोकस इस बात पे करना है कि ये रिएक्शन के नंबर 250 हो, लेकिन इसका प्रैक्टिस 3 बार हो, राइट। तो हमको कम क्वेश्चंस, कम रिएक्शंस, लेकिन मल्टीपल टाइम्स करना है। इतनी बार कि मैंने अगर वो रिएक्शन 1 बार देखा है, 2 बार देखा है, और अगर वैसा सेम क्वेश्चन आ गया तो मुझे उसमें डाउट नहीं हो कि ये आंसर में गलत नहीं हो जाए, ठीक है। नाउ कम टू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले तो फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करेंगे लेक्चर लेते लेते, कि आपने लेक्चर लिया, आप लेक्चर कर रहे हैं, इसके साथ आपको फॉर्मूला शीट साथ में लेकर के चलना है। मतलब बगल में रखो कॉपी, एक फार्मूला और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक फार्मूला एक क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा एकदम सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ना काजल दी, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, दैट्स इट। अब आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप वन शॉट किस चैप्टर के कर सकते हैं फिजिकल के। तो आप फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट कर सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट कर सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन शॉट कर सकते हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम का वन शॉट कर सकते हैं। ये आप फिजिकल में वन शॉट के टर्म से कंप्लीट कर सकते हैं। रेस्ट जो चैप्टर है, जैसे मोल हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मो हो गया, उन चैप्टर को आप डिटेल लेक्चर के थ्रू करेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सारे के सारे चैप्टर्स को वन शॉट से करेंगे, ऑल चैप्टर ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट अगर आपको लग रहा है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो आप कर रहे होंगे वन शॉट के थ्रू। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि केमिकल बॉन्डिंग के, जैसे कि अगर आप सीक्वेंस देखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पैटर्न देखोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर पे है, ठीक है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पे है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस के अगर आप लेक्चर देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि काजल दी मेरे को केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप बॉन्ड ऑर्डर के रिलेटेड ट्रिक्स जो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे, पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर भी आप ऐसे कर सकते हो। आप उन चैप्टर्स को, उन ट्रिक्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उन ट्रिक्स को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। अब हमको एक चीज़ याद रखनी है कि हमको 4 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर लेने हैं। अगर आप सिर्फ इनऑर्गेनिक जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो आप 4 दिन लेक्चर लेंगे, और 5वें दिन आपने 4 दिनों में क्या पढ़ा है वो रिवाइज करोगे। सिलेक्शन इस बात से नहीं होगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना कॉन्टेंट आपके दिमाग में है। सिलेक्शन इस बात से होगा कि आपने उसको कितनी बार रिवाइज किया है, आपने उसको कितनी बार गो थ्रू किया है, मेमोराइज किया है। क्योंकि एक बार जो आप पढ़ करके जाएंगे वो अगर नॉर्मल डे लाइफ होता है, डे टू डे एक्टिविटी होती है, तो शायद आपको याद भी आ जाए,
लेकिन जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जब आप स्ट्रेस और प्रेशर में होंगे, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको स्ट्रेस में एक बार पढ़ी हुई चीज़ें याद आ सके। तो कोशिश हमको करना है कि काजल दी मैं स्ट्रेस को भी कोप अप कर सकूँ, और स्ट्रेस के साथ जो मेरा ये पूरा का पूरा एग्जाम वाला दिन है उसमें मेरा रिवीजन मुझे हेल्प कर सके। यही रीज़न होता है कि हम बार बार रिवीजन को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो आपने कितना सारा कंटेंट पढ़ा है, कितना आपको आता है, ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। इफेक्ट ये डालता है कि आपने उस कंटेंट को कितनी बार देखा है, कितनी बार रिवाइज किया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एग्जाम हॉल जाने से पहले, मतलब कभी भी आप टेस्ट देने भी जा रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, खुद भी अगर देख रहे हैं कि कहा जाता है मैं टाइमर लगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एग्जाम के नाम से डर जाता हूँ, मैं कुछ चैप्टर पढ़ने के नाम से डर जाता हूँ, तो आपको एक एक्टिविटी करनी है। वो वेन एवर यू विल गो फॉर स्टडी और टेस्ट और मॉक टेस्ट, आपको अपना राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़नी है। इसका रीज़न है वो हम बाद में देखेंगे, हम अभी साइंटिफिक बेसिस पे नहीं आते, बट हाँ इसके पीछे साइंस है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करी हूँ ताकि आप एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टेंस में काम डाउन रह सके, आप नर्वस ना हो, आप पैनिक ना करें, आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो। ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें कि चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी दूँ, कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी देना है, तो अगर आप बायो की बात करेंगे तो ऑल सारे ही चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी देना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बायो आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, चाहे आपको 500 नंबर लाना है, 600 लाना है, 700 लाना है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट बायो इज़ द मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, राइट। तो बायो के सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में अगर ऐसा लग रहा है तो ऑर्गेनिक में अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल और बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर ये आपके लिए मस्ट है, मतलब इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि कम एफर्ट्स बट मार्क्स ज़्यादा। इवन बायोमोलिक्यूल आपको लगेगा कि काजल दी इतना छोटा चैप्टर है, आप इसको क्यों प्रायोरिटाइज कर रहे हो, क्योंकि छोटा चैप्टर और एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा श्योर करके। ठीक है, तो ये आपकी केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिकल के लिए अगर आपको लग रहा है तो फिजिकल में जो इजी चैप्टर पढ़ते हैं बट स्कोरिंग है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, रिडॉक्स। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है तो रिडॉक्स आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन का काम करता है, आप आराम से कर सकते हैं। बाकी थर्मो, मोल, इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाते हैं, इसलिए हम उनके डे लेक्चर्स करेंगे और बाकी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके हम वन शॉट करके उसको बार बार रिवाइज करेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, जिसके आप बहुत सारे सेगमेंट हटा दे गए, फिर भी पी ब्लॉक पहले भी इंपॉर्टेंट था, पी ब्लॉक अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, इनके हर एक एक एनसीईआरटी की लाइन आपको याद होनी चाहिए, याद रटा हुआ एकदम जुबान पे उनके, जैसे हमने बायो रट लिए ना पूरी तरह से बार बार पढ़ के, वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी रिवाइज करोगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करना भी उतना ही आसान है जितना बायोलॉजी है, बस हमको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार, क्योंकि कंपैरेटिवली हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बोर होना कंपैरेटिवली आसान है देन बायो से बोर होना। क्योंकि बायो हमको हमेशा याद दिलाती है कि यार ये तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, ये तो मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, और हम केमिस्ट्री को देख के हमको फील आता है कि इसका क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक है आपका पूरा का पूरा बायो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, आपका जो फर्स्ट ईयर का है वो केमिस्ट्री पे बेस्ड है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है। तो जो आप पढ़ रहे हैं वो आप बायो केमिस्ट्री में भी बहुत ही एग्जैजरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ अल्डिहाइड देख लिया, कुछ रिएक्शन देख लिए, अल्कोहल देख लिए, कुछ रिएक्शन देख लिए। जो आप ग्लाइकोलिसिस देख रहे हैं हम उसी एक साइकिल में फंस गए हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, HMP शंट, ये सब 4-5 नेम रिएक्शन है, सिर्फ 4-5 साइकिल है सिर्फ। ऐसे आपको 400-500 साइकिल पढ़ना है, प्रोटीन से रिलेटेड 1000 तरह की साइकिल है जो हमारी एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं। इसीलिए हमको ऑर्गेनिक भी इस तरह से पढ़ना है कि दिस इज माई फाउंडेशन फॉर माई MBBS का कॉलेज, तो आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। नाउ कम टू वन इंपॉर्टेंट थिंग कि फिजिक्स को लेकर के, तो फिजिक्स में आप इन चैप्टर के कर होंगे वन शॉट, यूनिट एंड डायमेंशन के, मॉडर्न फिजिक्स के। एक डाउट रहता है कि काजल दी अगर मैंने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा तो क्या मॉडर्न कर सकते हो, तब भी आप मॉडर्न कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न में वैसा वेक्टर और ये सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं। थर्मल फिजिक्स, EM वेव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। इसके अलावा AC भी आप वन शॉट से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको फंसा सकता है, इसलिए इनके तो आप वन शॉट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके आप वन शॉट नहीं ही करेंगे, मतलब इसके वन शॉट आप नहीं करके जाएंगे। वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैट, वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वो है आपका ऑप्टिक्स। लेकिन आप करंट इलेक्ट्रिसिटी छोड़कर भी नहीं जाएंगे, इन एनी कंडीशन आप करंट इलेक्ट्रिसिटी छोड़ करके नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए फिजिक्स के। नाउ हमारे पास एनसीईआरटी की बात करें तो बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी मैंडेटरी है। केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक में अगर आप एनसीईआरटी रिलेटेड नोट्स देख रहे हैं या लेक्चर ले रहे हैं तो आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में भी अगर आपको प्रोफेसर ने, टीचर ने, क्योंकि वो आजकल तो एनसीईआरटी सभी टीचर्स करवा देते हैं, तो आप अगर नोट्स को रिवाइज कर पा रहे हैं बार बार
आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर हर एनसीईआरटी का देख करके जाना है, हर एनसीईआरटी का पॉइंट्स टू पॉन्डर देखना है, ठीक है। 12th की जो पार्ट 2 एनसीईआरटी है वो हमको करना है, रीड करना है। अब बोरिंग है थोड़ी सी, आप यूट्यूब पे लगाएंगे, जाएंगे 2x के एनसीईआरटी हाईलाइट ढूंढेंगे और उस 2x के एनसीईआरटी हाईलाइट को, उसमें से जो लग रहा है कि काजल दी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेता हूँ, ये लग रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बार बार करना है, ठीक है। फॉर्मूला शीट आप बनाएंगे जैसे आपने केमिस्ट्री में बनाया था, एक फॉर्मूला, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, और पीवाईक्यू के वो क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बन रहे फिलहाल, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं पक्का भूलूंगा या ये तो मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, और एनसीईआरटी हाईलाइट आप 2x की स्पीड पे यूट्यूब से कर सकते हैं। अब एक डाउट रहता है कि काजल दी जो मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट में मैं इसलिए परेशान होता हूँ कि मैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक तो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाता हूँ। तो स्ट्रेस होना नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम स्ट्रेस को लेकर के इतना एग्जैजरेट हो जाते हैं कि यार स्ट्रेस तो नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस तो ये, स्ट्रेस तो खराब। अरे इट्स ओके टू हैव स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको बार बार बताता है कि ये जो चीज़ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती उसके लिए स्ट्रेस नहीं होता, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे किडो हैं जिनको ऑलरेडी चीज़ें आती है, आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ाई की है, फिर भी आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो स्टार्ट डूइंग चंद्रभेदी ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये एक प्राणायाम है जिसका साइंटिफिक बेसिस आप गूगल पे ढूंढ लो। आप अपना राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे, आईज बिल्कुल क्लोज रखेंगे, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लो और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ो। लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज़ फॉर रिलैक्सेशन, इज़ फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन। इसका मतलब ये नहीं कि नींद आ जाएगी, लेकिन रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब बॉडी को लग रहा है कि चलो अभी थ्रेटफुल सिचुएशन नहीं है। सर स्ट्रेस का मतलब क्या है? थ्रेटफुल सिचुएशन, सर्वाइवल के लिए हमारे लिए हमको स्ट्रेस मिला है ना। और एग्जाम हॉल में जाने से पहले पीयर प्रेशर फील करना, लोगों को दिखाना कि काजल दी मुझे इस दोस्त को प्रूव करना है, मुझे इस रिलेशनशिप को प्रूव करना है, मम्मी पापा को प्रूव करना है, से बेटर है हम अपने ब्रेन को प्रोग्राम करें, ट्यून करें बार बार इस चीज़ को समझा करके कि एग्ज़ाम मुझे मेरा डॉक्टर बनाने का सपना है, एक जर्नी है, एक तरीका है। आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल गिविंग द एग्ज़ाम, ताकि मैं आज अपनी गलतियाँ रेक्टिफाई कर सकूँ और ये गलती मैं मेन पेपर में नहीं कर सकूँ। इस तरह से एग्ज़ाम को लेकर के सोचना शुरू करो। मॉक टेस्ट के मार्क्स आपको ये नहीं बताते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या मुझे रियलाइज़ करवाने के लिए कि यार तू तो क्या ही, तेरा तो क्या ही सिलेक्शन होगा, तेरे तो 400 नंबर है, तेरे तो 300 नंबर है। वो ये रियलाइज़ करवाने के लिए होता है कि अभी हमें बहुत हार्ड वर्क करना है, अभी ये टॉपिक मेरा वीक है। मैं कंसिडर करूँ कि मैंने लिविंग वर्ल्ड 1000 बार पढ़ लिया है, फिर भी आप इस टॉपिक में फंसते हैं। और वो फंसने के 4 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप 4 पिलर हो सकते हैं। सबसे पहले या तो आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, या आपका जो वो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं आता। तो ये बायो के लिए तो बहुत कम है, लेकिन जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैट नहीं आता काजल दी, तो वो मुझे एक्सेप्टेंस है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो मैं वहाँ पे पेपर में जाने के लिए तुक्के के थ्रू नहीं जाऊँगा। दूसरा, अब मुझे ये मैंने पढ़ रखा है लेकिन ना इसका मुझे रिवीजन नहीं होता, मतलब मैं क्लास हॉल में जाता हूँ, लेक्चर हॉल रूम में जाता हूँ, और वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा फील होता है कि यार पढ़ा तो था, कुछ कुछ तो याद आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या थी वो मेरे को याद नहीं आ रहा, वो पिक्चर मेरे दिमाग के सामने नहीं आ रही। इसका मतलब है रिवीजन की कमी है। तीसरा हमारे पास रहता है कि इंपॉर्टेंट पिलर, कॉन्सेप्ट हो गया, रिवीजन हो गया। अब मैं ना एग्जाम हॉल में जाता हूँ और लिविंग वर्ल्ड जो मुझे मैंने 1000 बार 1 लाख बार पढ़ रखी है, वहाँ जाके एक क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ का क्या डेफिनेशन है, और मैं एमसीक्यू में कंफ्यूज हो जाता हूँ। नंबर भी दिख रहा है, टाइप भी दिख रहा है, सेल भी दिख रहा है, हाइपरट्रोफी दिख रहा है, हाइपरप्लेजिया दिख रहा है, तो मैं वहाँ पे गलत करके आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ जाकर के नर्वस हो गए। नर्वसनेस हमेशा आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो आपको रीच नहीं करने देगी। नर्वसनेस हमको हमेशा मीडियोकर लाइफ जीने के लिए प्रमोट करती है कि इट्स ओके, अभी तो सेफ्टी है ना, ठीक है तुक्का लगा दे, या ठीक है। नर्वस होकर के आप थ्राइव नहीं कर सकते। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक्साइटेड रहो, बी एक्साइटेड कि मार्क्स कमाए तो क्या, मार्क्स से पता ही तो चल रहा है, मार्क्स से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है ना कि अभी तो और मेहनत करना है, अभी तो और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, अभी तो मैं चैप्टर गलत कर सकता हूँ काजल दी, आज मैं 1000 गलतियाँ कर लूँगा, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये 1000 गलतियाँ मैं अपने आप को रिवाइंड करता हूँ, अश्योर करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि इन 1000 में से एक भी गलती मेरे मेन पेपर के दिन नहीं होगी। तो आपको लग रहा है कि आप 1000 से ज़्यादा आपकी गलती करने की औकात है। इतनी गलतियाँ आपको पूरा नीट का जर्नी सिखा देगी, पूरी लाइफ की प्रेपरेशन सिखा देगी। इसीलिए गलती करने से मत डरो। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक, इट्स नॉट ओके टू रिपीट देम, राइट। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो चौथा, वो है OMR फिलिंग मिस्टेक। एज यूजुअल हर वीडियो की तरह OMR फिलिंग मिस्टेक काजल दी का फेवरेट टाइप ऑफ मिस्टेक है, क्योंकि ये एक ऐसा मिस्टेक है जो आपके लिए, जिसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, पर ये आपका ईयर र्यून कर सकता है, ये आपका
आप कोई ब्राइट स्टूडेंट से एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो भी तरीका है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग तरीका होता है। जैसे मैंने जब लास्ट अटेम्प्ट में सीखा था वो ये था कि एक पेज करो, वहाँ पे तुमको ऐसा लग रहा है कि चलो 10 क्वेश्चन हो गए, उसको भर डालो। बस ये एक तरीका मत अपनाओ जो कि रहता है कि काजल दी मैं पहले पूरे पेपर कर लेता हूँ फिर पूरा लिखूंगा। ये स्ट्रैटेजी मत लगाओ बस, क्योंकि एक भी OMR का ऑप्शन गलत होना आपका पूरा सिलेक्शन ड्यून कर जाएगा। बस ये OMR भरने के अलावा कोई भी अगर आपका पर्सनल तरीका है वो सही है। रिवीजन का आप किसी भी तरह से आप रिवीजन कर रहे हैं, कुछ लोगों को चल के रिवीजन करने की आदत होती है, कुछ लोगों को लिख करके आदत होती है, कुछ को बोल करके आदत होती है। हर तरीका सही है। एक रास्ता नहीं है जो आपको बता देगा कि ये A लोकेशन है और ये B लोकेशन है, तो A से B जाने का ना सिर्फ एक ही सीधा सा स्ट्रेट सा रास्ता है। आप टेढ़ा भी जा सकते हैं, आप जंप करके भी जा सकते हैं, नर्व से सीखो, सॉल्टेटरी कंडक्शन भी हो सकता है, अलॉन्ग द लेंथ भी ट्रैवल हो सकता है। हर रास्ता जो आप चल रहे हैं वो सही है। इट्स टाइम टू हैव बिलीव ऑन यू थोड़ा सा मोर देन जितना लोग आप पर करते हैं या जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मुझ पर करें। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मम्मी पापा को हम पे विश्वास होना चाहिए काजल दी, क्योंकि मैं हार्डवर्क तो कर रहा हूँ। मुझे मार्क्स अच्छे आने चाहिए काजल दी, क्योंकि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ। मेरे दोस्त को, मेरे रिलेटिव्स को मुझ पर विश्वास होना चाहिए। सही भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका आप पर विश्वास होना मैंडेटरी है, आपका आपके साथ होना मैंडेटरी है। आपका हर एक छोटी छोटी सिचुएशन से खुद पर विश्वास करना, खुद को रिस्पेक्ट देना छोड़ना गलत है। बस कि मार्क्स कमाए, तो अगर मेरे दोस्त के मार्क्स कमाते काजल दी, मैं उसको मोटिवेट करता, मैं उसको इंस्पायर करता, मैं उसको बताता कि तूने कितनी पढ़ाई की है, तूने कितना हार्डवर्क किया, यू हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। बट व्हेन इट कम्स टू अस, हम अपने आप को रिमाइंड करते कि तूने क्या क्या नहीं किया है, तुझे ये करना चाहिए था तूने नहीं किया, तुझे ये हार्डवर्क करना चाहिए था तूने नहीं किया, तुझे जब सबने बताया था कि A to B इस रास्ते से चल, तू नहीं गया। तो थोड़ा सा उस पर्टिकुलर टाइम पे यू डोंट नीड एप्रिसिएशन फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, यू जस्ट नीड एप्रिसिएशन फ्रॉम यू। तो मेक श्योर टू एप्रिशिएट एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ योर जर्नी। नीट का सिलेक्शन लेना, MBBS में जाना, ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। यही ऐसी नहीं कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ नीट के एग्ज़ाम तक है काजल दी, उसके बाद तो ख़त्म। ये सिर्फ एक जर्नी है, जो जर्नी और खूबसूरत हो जाएगी जब उसमें आपका पार्टनर आप खुद हो जाएंगे। वो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी हो जाएगा। मेक श्योर करें कि सिचुएशन लाइफ की जैसी भी हो, आपका विश्वास आपके ऊपर से नहीं जाए, आपके मन में सबसे ज़्यादा अटमोस्ट रिस्पेक्ट आपके लिए हो। आपके फेलियर्स आपको डिसाइड नहीं करें या डिफाइन नहीं करें, आपके फेलियर्स आपको मॉडिफाई करें कि दिस इज़ समथिंग जो मुझे शायद मैंने लास्ट टाइम किया था काजल दी, नाउ आई हैव टेकन माई लेसन फ्रॉम इट, आई हैव टेकन द मॉरल ऑफ द स्टोरी फ्रॉम दिस। और एक चीज़ जो ऑन द लास्ट, जो अभी तक यहाँ तक टिक गया है, सबसे पहले तो मुझे बताना कि कौन है जो यहाँ तक अभी तक सुन चुका है वीडियो को, वो मैं आपको सिखाती हूँ। एक एडवांस चीज़ जो है आपको स्क्रिप्टिंग करना। जिन्होंने यहाँ तक सुन लिया है अब वो ये लेकर के जाओ। अब आपको एक डायरी लेनी है, कोई भी, अगर ऐसा लग रहा है कि काजल दी घर पे हो कोई पढ़ लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो फ़ोन में आदत डालो। फ़ोन फिर भी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता, ब्रेन और हाथ का जो अच्छा कनेक्शन है जब हम लिखते हैं। फिर भी अगर आपके पास मजबूरी है आप फ़ोन ले सकते हैं। आपको बस हर रोज़ एक 15 मिनट का टाइमर लगाना है, ठीक है, या 15 मिनट अपने लिए निकालना है, अपने ड्रीम के लिए निकालना है। जो हम फिजिकल कर्मा करना चाह रहे थे वो तो हम कर रहे हैं, जो हमको मेंटल लेवल पे कर्मा करना है उसके लिए आपके लिए है। उस 15 मिनट में आपको ये भूल जाना है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, या मेरा प्रेपरेशन जर्नी अच्छा नहीं है, या मैं जो भी एक्स लॉट ऑफ रीजंस जो भी आपके पास है, इस पर्टिकुलर 15 मिनट के लिए आप जो लिख रहे हैं वही आपकी रियलिटी है। बस आपको इतना अज्यूम करना है, इतना छोटा सा अजम्पशन कि आप जो लिख रहे हैं वही आपकी रियलिटी है। अब आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है वो चीज़ जो आप चाहते हैं। यूनिवर्स नेवर गिव यू एनीथिंग दैट यू वांट, यूनिवर्स गिव यू समथिंग दैट यू आर। तो आपको चाहिए इच्छा नहीं बननी है, आपको वो फोकल पॉइंट बनना है जिसके पास वो है, वो इंसान बनना है जिसके पास जो वो चाह रहा है उसके पास ऑलरेडी है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अगर आपका नीट का रिजल्ट आता है, या आप MBBS कॉलेज का फर्स्ट डे देखते हैं जब या वाइट कोट सेरेमनी रहता है, जस्ट राइट इट डाउन कि आज ये दिन है काजल दी जब ना वाइट कोट सेरेमनी था मेरे कॉलेज में,
तो आपको पास्ट टेंस में लिख सकते हो, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर में नहीं लिखना है, बस पास्ट और प्रेजेंट में आप लिख सकते हो कि यू नो वॉट, टुडे वॉज अ वेरी फैंटास्टिक डे, मुझे बहुत ही मज़ा आया आज। तो मतलब ऐसा लग रहा था, मैं तो बहुत ही ज़्यादा आंखों से पानी गिरने लगे, और मम्मी पापा को भी मैंने बुलाया था। आज जितनी भी मैं पुराने दिन का हार्डवर्क याद कर रहा हूँ, मेहनत याद कर रहा हूँ, स्ट्रगल याद कर रहा हूँ, जो भी सैक्रिफाइसेस मैंने किया वो मैं याद कर रही हूँ ना, इट फील सो वंडरफुल, इट फील लाइक कि वाओ, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है काजल दी। एंड लिटरली इट इज़ मेकिंग मी सो फील सो प्राउड ऑन माई सेल्फ। आज फाइनली मुझे वाइट कोट मिल गया, और आज मुझे जब प्रोफेसर्स ने, HOD ने, डीन सर ने हमको वाइट कोट पहनाया, इट फील लाइक द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट फील लाइक कि ये एक कारण था जिसके कारण आज मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, शायद 8th क्लास, शायद 9th क्लास, शायद 12th क्लास से स्लीपलेस नाइट्स स्पेंड कर रहा था, शायद इतना हार्ड वर्क कर रहा था। और वो आपको पूरा का पूरा डायरी एंट्री में लिखना है कि ये मोमेंट पे वो हो चुका है, दिस इज़ योर पास्ट, या दिस इज़ समथिंग दैट हैपन टुडे, एंड फील इट एज मच एज पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है फीलिंग आए भी। अब ऐसा हो सकता है कि मैं जब तक वो फील दिया, मैं रियल में नहीं देख लेता काजल दी, मेरे फील करना मुश्किल है, बट लिखो फिर भी कोशिश करो कि इमोशंस लेके आओ, मम्मी पापा की पिक्चर लेकर के आओ दिमाग के सामने, वाइट कोट में खुद को विजुअलाइज करके वो पिक्चर लेकर के आओ। थोड़ा हो सके तो ब्रेन के लिए यूट्यूब पे जाओ और वाइट कोट सेरेमनी की फ़ोटो देखो कि पास्ट में, या जैसे कोई भी और लड़का है, कोई भी और लड़की है, उनके पास्ट में जब उनको वाइट कोट सेरेमनी पहनाया गया था, वाइट कोट पहनाया गया था, तो उनको कैसा लग रहा था, वो क्या फीलिंग्स बता रहे थे। और आपको रोज़ अगले 7 दिनों तक के लिए भी कम से कम अगर आप ये करते हैं, मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि यू विल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल जो आप आज हैं, इन टर्म्स ऑफ योर माइंड सेट और इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन जर्नी। तो आई होप आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत सारा हो गया, कुछ डाउट बच गया है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।